हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज खास। आज के शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्कलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के सीईओ और फाउंडर अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। ले अपने पहले कॉलर को, जो है दिल्ली से गौरव अरोड़ा ने फोन किया है। गौरव साहब, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं फरीदाबाद में सेक्टर 76 में अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जी। मैंने कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से एक है सेक्टर 76 में एरा बिल्डर्स का डिवाइन कोर्ट, जो कि अभी 2100 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास में मिल रहा है। तो क्या उस एरिया में इन्वेस्ट करना ठीक होगा और 2-3 साल के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से? फरीदाबाद सेक्टर 76 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नाम भी बता रहे हैं। अक्षय, क्या सलाह होगी इनके लिए? फरीदाबाद थोड़ा सा मार्केट गुड़गांव के कंपैरिजन में स्लो है। कोई मेजर बिल्डर्स वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस नहीं ले पाए हैं, पर फिर भी जैसे मार्केट चल रहा है वहाँ पे थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन होगी। इन्होंने प्रोजेक्ट्स ठीक चुने हैं, सेक्टर भी ठीक ही है इनका। थोड़ा टाइम होराइजन मैं इनको सजेस्ट करूंगा थोड़ा लंबा रखें। ये 2-3 साल की जगह 5 साल के करीब प्लानिंग करें। 2100 रुपये पर स्क्वायर फुट का जो रेट बता रहे हैं ये बड़ा रीजनेबल रेट है। आज की रेट में कंस्ट्रक्शन ही बहुत महंगी हो रही है, तो 2100 रुपये में ये ज़्यादा पैसे, मतलब इनके जाने का कोई चांस ही नहीं है। आएंगे, कितने आएंगे वो देखी जाएगी, बट 5 साल की अगर ये इन्वेस्टमेंट का होराइजन रखें तो अच्छी रिटर्न इनको मिल सकती है। चलिए गौरव जी, तो बहुत बधाई है। सही जगह, सही सेक्टर, सही प्रोजेक्ट। और जैसा यहाँ पर अक्षय बता रहे हैं कि 2100 रुपये का ऐसा भाव है जहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपको कोई नुकसान हो बुरी से बुरी हालत में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसके आसपास ही आजकल पहुंचने लगी है। तो ऐसे में बस थोड़ा सा होराइजन बढ़ा दीजिए, 4 से 5 साल, जो आमतौर पर प्रॉपर्टी निवेश पर होना भी चाहिए, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा यहाँ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे मुंबई से और ये कॉलर है हमारी भावना कृपलानी, हमारे साथ फोन लाइन पर है। भावना, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे डोंबिवली के लोधा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ इस एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट है और साथ ही 1 साल के लिए निवेश करना कैसा रहेगा। चलिए, डोंबिवली के बारे में जानना चाहती है। होराइजन इनका भी बहुत ज्यादा छोटा है, 1 साल में ही चाहती हैं कि अच्छा हो जाए। मेरा तो पहले ये बात कहूंगा कि अगर आप 1 साल का होराइजन रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी में निवेश ही ना करें। ये प्रोजेक्ट तो बाद की बात आती है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होराइजन होता है। प्रॉपर्टी में हम नॉर्मली लोगों को ये रेकमेंड करते हैं मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम रखें। 5 साल अगर रखें तो आइडियल रहता है। तो अगर आपका 1 ही साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो माय सजेशन विल बी कि आप प्रॉपर्टी में, ये वाली नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही स्पेकुलेटिव और शॉर्ट टर्म होराइजन होता है। प्रॉपर्टी में एंट्री कॉस्ट, एग्जिट कॉस्ट और जो टाइमिंग लेने और बेचने में लग जाता है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना इन्वेस्ट करें। अगर आप 3 से 5 साल का होराइजन ले सकते हैं तो हाँ जी, ये एरिया भी ठीक है, डेवलपर भी ठीक है और आपको रिटर्न भी डिसेंट मिलेगी, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर लाख टके की बात यह कि शॉर्ट टर्म से बचे। 1 साल तो बहुत ही कम समय हो गया। जैसा अक्षय ने बताया कि काफी बड़ी एंट्री और एग्जिट कॉस्ट भी होती है, साथ ही बेचने खरीदने इन सब में काफी वक्त जाता है। ऐसे में 1 साल बहुत ही छोटा वक्त होगा। कम से कम 3 या 5 साल का होराइजन रखें। जहां तक बात है डोंबिवली की, तो एक बेहतरीन इलाका, काफी सारे प्रोजेक्ट वहां पर बन रहे हैं। आप एक बार अपनी तरफ से भी वहां सर्वे करें और जो प्रोजेक्ट आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुनासिब हो, आप उसे चुन सकते हैं। अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास दुबई से। रवि किशोर साहब ने फोन किया। रवि, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं प्रॉपर्टी मार्केट में 50 से 70 लाख रुपए का निवेश करना चाहता हूँ। जी, मैं दिल्ली, गुड़गांव या अहमदाबाद, इनमें से कौन सा मार्केट में निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। दिल्ली, गुड़गांव और अहमदाबाद में से आप चॉइस पूछ रहे हैं। 50 से 70 लाख इनका बजट है। अक्षय, काफ़ी, मैं एक्चुअली ये इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने सिटीज़ कैसे पिक करे हैं, क्योंकि मेरा एक नॉर्मली ये भी सजेशन रहता है कि आप वही सिटी में जाइए जहाँ पे आपका बेस हो या जहाँ पे कनेक्शन हो। अब ये आप बोल रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव और आप ये बोल रहे हैं अहमदाबाद, तो ये बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर भी मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गुड़गांव के आसपास और मानेसर की तरफ वहाँ पर ले सकते हैं तो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। आपके बजट में कुछ मिलना थोड़ा
सा मुश्किल है, बट मिल सकता है अगर आप ढूंढें। अहमदाबाद में बिल्कुल आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और आप उस एरिया में अगर जाएंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। मैं एरिया आपको सजेस्ट करूंगा, ये गांधीनगर कोबा हाईवे बन रहा है, वहाँ पे आप लीजिए। वहाँ पे 2000 से 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। आपके बजट में अच्छा साइज भी मिल सकता है। वहाँ पे आप उधर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छी मिलेगी। आप ये बिल्कुल ना भूलिए कि 3 से 5 साल जरूर रखेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही कि पहले तो आप जहाँ आपके लिए घर हो मुनासिब वहाँ जाएं, और दूसरा ये कि अगर आप अहमदाबाद की तरफ रुख करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे पर्सपेक्टिव वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे वहाँ पर इस समय प्रॉपर्टी मिल रही है, और अगर आप अच्छा एक अपना होराइजन रखें 3 साल 5 साल या उससे ज़्यादा, तो आपको उस प्रॉपर्टी पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे एक ईमेल जो भेजा है नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने भरतपुर राजस्थान से। पूछना चाहते हैं कि जयपुर में एक 66 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर 3 BHK घर है जो कि करीब 18.5 लाख रुपए का है। वो उसे खरीदना चाहते हैं, और क्या यहाँ पर निवेश करना उनके लिए सही रहेगा, ये घर वो खरीद लें? ये बहुत जो आपने एरिया चुना है ये बहुत ही डेवलपिंग एरिया है, पर काफ़ी टाइम लगेगा इसको डेवलप करने में। ये मालवीय नगर से कम 5 से 7 किलोमीटर आगे पड़ता है। प्राइसेस इस वक्त ज़रूर रीजनेबल हैं, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ही लंबा टाइम होराइजन है 7, 8, 9 साल, तो आप इधर करिए। पर आपके बजट में ज़रूर अगर यही आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक से आप टाइटल वगैरह चेक करके यहाँ लीजिए। तो इसी के साथ हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल है तो आप अपने नाम, पते और फ़ोन नंबर के साथ हमें ज़रूर लिख भेजिए pg@moneycontrol.com पर, और आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर के साथ। लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको कि देश भर में इस वक्त प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है सूरत से सचिन अग्रवाल साहब फोन लाइन पर हैं। सचिन जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे को साहब ये क्वेश्चन पूछना था जी। 45 साल पहले मेरे दादाजी की जमीन है जो झुंझुनू में है, राजस्थान में जी। वो जमीन उन्होंने अपनी ली थी खुद, और वो दबाव में आने से उन्होंने 5 लाख रुपए में वो जमीन बेच दी। वहाँ का जो ठाकर था, उसको ठाकर मतलब जो वहाँ का मेन होता है ना गाँव का पंचायती में, और वो उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है कुछ मुसलमानों ने। तो आज की जमीन की वैल्यूएशन ना करते हुए 15 से 20 करोड़ के आसपास की जमीन की वैल्यू हो गई उसकी जी। दादाजी एक्सपायर हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली वो जमीन पिताजी के नाम पे हो गई है। तो मुझे ये पूछना है आपको, जो ठाकर को उन्होंने जमीन बेची थी तो एक सिंपल कागज पे लिख के दिया था कि भाई ये जमीन में आपको ये बेच रहा हूँ 5 लाख रुपए में, उन्होंने हमको कैश दे दिया उसका, और कोई उन्होंने उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवाई नहीं है, कुछ करवाया नहीं है जी, गवर्नमेंट लेगलिटीज कुछ नहीं करवाई है। अभी हमको जमीन बेचनी है तो हम उसको बेच सकते हैं साहब? अभी मतलब आप ऑलरेडी एक बार बेच चुके हैं, आप उसे दोबारा बेचना चाह रहे हैं या वही पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जी समझा मैं आपकी बात। उदय जी, क्या इनकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है? विपिन जी, आपने बहुत सही कहा, जो आपने एक बार बेच दिया, पैसे ले लिए, वो दोबारा कैसे बिक जाएगी। सवाल ये होता है कि अगर आप चैलेंज करें कि वो कागज़ सही नहीं है, उनका सिग्नेचर सही नहीं है, पैसे की रिसिप्ट तो आपके पास है ही नहीं है, तो वो अगर आप एग्रीमेंट जो है वो चैलेंज करें बाकायदा, वो भी जितने आपके सारे लीगल हैज़, हम जिसे कह के वारस है, वो सभी लोगों को ये चैलेंज करना चाहिए और सिविल सूट दाखिल करना चाहिए, नॉट टू क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि वो ज़मीन तीसरे को नहीं बेची जाइए करके स्टे लेना चाहिए। तो शायद अगर वो एग्रीमेंट आप सिद्ध कर सकते हैं कि सही नहीं है या दबाव के अंदर किया हुआ है, उसके कोई विटनेसेस है,
तो शायद आपको इसमें यश मिल सकता है। नहीं तो एक बार बेचा हुआ प्रॉपर्टी जिसके पैसे आप कह रहे हैं कि दादाजी ने ले लिए हैं, आप दूसरी बार, हाँ ये सवाल अलग है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इम्पाउंड होगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो अगले को लगेगी, आपको नहीं लगेगी। मगर फिर भी आपको जब तक आप सिद्ध नहीं करते कि वो अग्रीमेंट जो लिखित में है वो सही नहीं है, आपको मिलना मुश्किल है। अच्छे से वकील से सलाह करो, वहाँ के सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करो। सबसे पहले करो कि वो प्रॉपर्टी तीसरे को नहीं बेची जाए, इसका आप एक निर्णय ले लो, कोर्ट से ऑर्डर ले लो। अगर आपको मिल गया ऑर्डर तो आपका आगे का चल के, अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तो इसका मुआवजा आपको मिल सकता है। चलिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर हमारे आ रहे हैं रांची से, बीबी भरतिया साहब। भरतिया साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार, मैं विद्याभूषण भारतीय रांची से बोल रहा हूँ जी। मैंने 2006 में खतियानी जमीन खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री भी हुई और मोटेशन भी हुए हैं और रसीद भी कट रहे हैं 2006 से जी। लेकिन उस जमीन के ऊपर पे 2010 में एक दूसरी पार्टी जो कि जिनसे मैं रजिस्टर्ड करवाया था, उसका कजन ब्रदर है, उसने टाइटल सूट के लिए फाइल कर दिया केस को सिविल कोर्ट में। इस स्थिति में हम कैसे इसको केस को टैकल करें सो दैट हमें वो बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि मैंने जो वैल्यू जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी वो वैल्यू सरकारी रेट से थी, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, जो कि उनको मैंने कैश में पेड किया था। इस केस में क्या रिमेडीज अवेलेबल हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी जरूर भरतिया साहब, आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर उदय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? पहले तो मुझे सवाल है कि आप ये केस में पार्टी है, सिविल कोर्ट के केस में? हाँ यस सर, उन्होंने मेरे को भी पार्टी बनाया है। हाँ तो मैटर सब जुरिस है, मजिस्ट्रेट जज के सामने है, आपके वकील भी होंगे, काबिल वकील होंगे, उनसे अच्छी सलाह ले लो। क्योंकि ऐसा है कि आपके केस में आप कह रहे हैं कि आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास बाकायदा सारे पेपर आपके नाम पे है, और जब आपके पास रजिस्ट्री है, आपका एग्रीमेंट भी है, अगर पेमेंट प्रूफ भी ना होए जो आप सिद्ध कर सकते हैं, दूसरे किसी नाम का अगर रजिस्ट्री नहीं है, आपके पास सारे कागजात जैसे आप कह रहे हैं मौजूद है, तो आप आपका हक कोर्ट को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरे को एविक्शन ऑर्डर आपको लेना चाहिए कि वो आपकी ज़मीन से हट जाए, और वो मामला अदालत में है तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते। सारा चीज़ जज साहब के ऊपर है और आपके वकील के ऊपर है। आप ज़रूर आपके वकील से सलाह मसला कर लीजिए और आपके कागजात प्रेजेंट कर दे। सत्यमेव जयते ही होता है, अगर आप सच है तो जीतेंगे। चलिए सत्यमेव जयते, सच अगर आप हैं तो आपके साथ है तो जीत आपकी होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लेंगे एक ईमेल। अब नई दिल्ली से आया गुलाम जिलानी खान साहब ने भेजा है, पूछना चाहते हैं कि गाजियाबाद में एक फ्लैट उन्होंने बुक किया है, बिल्डर कुछ पैसे ब्लैक में देने की मांग कर रहा है, साथ ही बिजली का मीटर 10,000 रुपये पर यूनिट से दे रहा है और 33,000 के 3 यूनिट लेने की ज़बरदस्ती कर रहा है, जबकि सरकारी रेट कुछ 4,000 रुपये के आसपास है। तो ऐसे में अब वो क्या करें? उदय जी, सवाल ये है कि इनका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं है, ये इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। अगर इनका एग्रीमेंट रजिस्टर है तो कोई सवाल नहीं है, एग्रीमेंट में सारे पेमेंट दिए होते हैं, उसके बिना वो कोई पैसे नहीं मांग सकता। बात लोग कहते हैं बिल्डर 60-40 ब्लैक लेते हैं, मार्केट प्रैक्टिस समटाइम्स है, मगर देना गलत है। मेरे पास तो आपको ये जानकारी देने में खुशी होती है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि बायर जब बिल्डर के पास जाते हैं तो सारा ब्लैक का पैसा देते हुए भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एमएमएस में। 2 कोर्ट में वो एमएमएस आ गई है जिससे बिल्डर को तकलीफ हो गई है। तो शायद आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, मगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्रीमेंट यहाँ पर रजिस्टर हो तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर। तो आइए वावेकर जी के साथ आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। अब हमारे अगले कॉलर हैं बांदून उत्तर प्रदेश से NN गुप्ता साहब। गुप्ता जी पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने एक एवेक्यू प्रॉपर्टी दिसंबर 1956 में थ्रू आउट ऑक्शन परचेज की थी, जिसको कि कस्टोडियन ने फरवरी 1957 में कंफर्म कर दिया था। द सेल हैज बीन कंफर्म्ड जी एंड एंटायर अमाउंट हैज बीन डिपॉजिट थ्रू आउट बैंक चालान जी। लेकिन आज तक टिल डेट तक मेरे को सेल सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ओके। जबकि सेल कंफर्म हो गई है। आस पास के लोगों ने जिन्होंने और भी ऑक्शन से परचेज किए थे, उन लोगों को सेल सर्टिफिकेट इशू हो गया है। उस सेल सर्टिफिकेट में मेरा नाम मेंशन्ड है, बाउंड्री के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मेरा नाम मेंशन्ड है, लेकिन मेरा सेल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ। मेरे को क्या करना चाहिए? सिविल कोर्ट गया तो उन्होंने कह दिया कि इवैक्यू प्रॉपर्टी को सुनने का राइट सिविल कोर्ट को नहीं है। तो प्लीज मुझे बताएं इस इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेल सर्टिफिकेट कहाँ और किस प्रकार? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? ऐसा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो कहाँ से, किसने ऑक्शन की थी ये प्रॉपर्टी? कस्टोडियन ने की थी सर। इवैक्यू प्रॉपर्टी निष्क्रांत संपत्ति, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उसकी प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी एनिमी नहीं, शत्रु नहीं, इवैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई। बाद में उसको ऑक्शन किया गया। ऑक्शन करने में मैंने उसको परचेज किया, परचेज का सारा अमाउंट जमा किया गया। आपको दो ऑप्शन है। एक तो इसका जो कंसर्न सेक्रेटरी यानी सचिव होगा इवैक्यू प्रॉपर्टी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनके पास आप अपील कर सकते हैं और सेल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ये है कि हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन अंडर सेक्शन 226 227 जारी कर सकते हैं। वो कंसर्न अथॉरिटीज़ यानी कि वो सचिव, वहाँ का कलेक्टर, जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी म्यूटेशन एंट्री के लिए है, जो आपको सेल सर्टिफिकेट देने की जिनकी जिम्मेवारी है, वो आप कर सकते हैं। वो अगर आप करेंगे तो ये दो ऑप्शन आप करेंगे तो आपको आपकी समस्या का हल हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास अहमदाबाद से कल्पेश भट्ट साहब। कल्पेश जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ सर, मैंने अहमदाबाद में नई प्रॉपर्टी परचेज की है सर। उसका वो मैंने उसको पेमेंट दे दिया है, मैंने डीपी में लिया है प्रॉपर्टी को। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसका बेसमेंट का स्लैब भर गया है पूरा जी। मैंने पूरा पेमेंट कर दिया बिल्डर को। मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे बिल्डर सेफ्टी के लिए? कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको बिल्डर से सेफ्टी के लिए लेने होंगे? बड़ी लिस्ट होगी, बट पहला तो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि इसकी IOD, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, प्लान सर्च, जिसे हम सर्च करते हैं लैंड का, वो बराबर है या नहीं है, वहाँ पानी की समस्या है या नहीं है, म्यूनसिपाल्टी के जो प्रॉपर्टी है जो इनको बिल्डर को प्रॉपर राइट्स है या नहीं है, और साथ साथ आपका लीगल एग्रीमेंट इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब आप करेंगे, एक आर्किटेक्ट को भी बता लेंगे और वकील की सलाह लेके ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। चलिए, तो ये तमाम कागजात जिन पर आपको डालनी होगी नजर, ताकि आपका ये जो डील है रहे सुरक्षित। आगे बढ़ते हैं। समीर पांडे साहब फोन लाइन पर है नवी मुंबई से। समीर जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। मार्च 2011 में मैंने एक फ्लैट परचेज किया था नवी मुंबई में, और रजिस्ट्री भी मार्च 2011 में हुई थी जी। पोजीशन के वक्त बिल्डर ने मुझसे सर्विस टैक्स और वेट अमाउंट मांगा जी। सो मैंने उनसे गवर्नमेंट गजेट या ऑर्डर्स देने के लिए कहा, बट ही वाज अनेबल टू प्रोवाइड द सेम। बट बिकॉज आई रिक्वायर्ड द पोजीशन, तो मैंने उनको वो पेमेंट कर दिया। अभी 3 महीने पहले सोसाइटी ने जब फॉलो किया बिल्डर के साथ, तो उन्होंने सारे फ्लैट ओनर्स को ये वेट और सर्विस टैक्स का जो अमाउंट लिया था वो वापस कर दिया, इंडिविजुअल चेक देके जी, अगेंस्ट एंड अंडरटेकिंग कि जब भी वो वापस मांगेंगे हम वापस वो पैसा देंगे अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर होगा तो जी। अभी वो वापस से वेट और सर्विस टैक्स मांग रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर आई एम लायबल टू पे द सर्विस टैक्स और वेट। जी, अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर काफी ट्विस्ट एंड टर्न है। उदय जी क्या सलाह होगी? ट्विस्ट एंड टर्न तो नहीं, बहुत सीधी सी बात है। अप्रैल 2011 से इनको सर्विस टैक्स देना है 2.5%, और अभी अप्रैल 2012 से उसको 3.9% कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो देना है। मगर मार्च में अगर इनका एग्रीमेंट है तो सर्विस टैक्स इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर उनके पास गवर्नमेंट का डिमांड ऑर्डर आपके फ्लैट का हो तो ही देना पड़ेगा। बट
आप कानूनन सलाह लेते हैं तो मेरे ख्याल से मार्च में अगर आपने रजिस्टर कराया, सर्विस टैक्स 1 अप्रैल से अगर लागू होता है तो ही आपको देना है, नहीं तो नहीं देना है। जहाँ तक वैट का सवाल है, मेरे ख्याल से वैट उसके पहले आ चुका है। आप जहाँ से वैट लागू होता है वो देख लीजिए, 1% वैट शायद आपको देना पड़े। चलिए, तो यहाँ पर सर्विस टैक्स की डेडलाइन आपके लिए सामने है और साथ ही वैट में जैसा उदय जी कह रहे हैं कि उसके लिए एक बार आप तारीख देख लीजिए, अगर है तो आपको 1% के हिसाब से उसे चुकाना होगा, बिल्डर को वापस करना होगा। और इसी के साथ अब हम अपने लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे, साथ ही समाप्ति करेंगे आज के शो की। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में एपिसोड खत्म करने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपके मन में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें लिखिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर ये सब हमें लिखकर भेज दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएँ। तो फिलहाल आज के लिए लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।